हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग। देखिए, हम लोग क्लास 9th का सेट 2 करेंगे आज। ठीक है, सेट 1 इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। उम्मीद है उसको आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था उसमें। और हम लोगों ने मैथ के भी सारे सेट किए हुए हैं, तो आप तैयार रहिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, सेट 2 देखेंगे, 40 नंबर का क्वेश्चन, 1.5 घंटा का टाइम। ठीक है, फॉर्मेट वही है जो वेरी शॉर्ट है, अति लघु। उसमें आपको 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, कोई भी 5 क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, 2-2 नंबर का, तो आपको यहाँ से 10 नंबर मिल जाएगा। लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट वाले में भी आपको 7 क्वेश्चन दिया रहेगा। आपको कोई 5 क्वेश्चन करना है 3-3 नंबर का, तो 15 नंबर आपको मिल जाएगा। और जो दीर्घ उत्तरीय है, ये आपको 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 क्वेश्चन करना है 5-5 नंबर का, यहाँ से भी 15 नंबर आ जाएगा, तो आपका 40 नंबर तो आ ही जाएगा। ठीक है, ओके। अब आइए देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया, 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, कोई भी 2 क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको बोलता है शक्ति का एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। वाट को हम लोग W से दर्शाते हैं, वाट होता है। ठीक है, अच्छा, वाट को परिभाषित करना है, तो देखिए 1 वाट बराबर क्या होता है, याद रखिएगा, 1 जूल बटा का 1 सेकंड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो शक्ति का सूत्र है वो क्या होता है, वो होता है कार्य बटा का समय, यानी एकांक समय में किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य का इकाई होगी आपका जूल और समय का सेकंड हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे किसी स्थान पर, किसी स्थान पर, ठीक है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 जूल कार्य होता है। ठीक है, 1 जूल कार्य होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसे 1 वाट शक्ति कहा जाता है। ठीक है, 1 वाट शक्ति कहते हैं। आप फॉलो कर रहे हैं ना? तो 1 वाट क्या है कि अगर 1 जूल काम कीजिएगा 1 सेकंड में, तो उसी को 1 वाट कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि आवृत्ति को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक लिखिए। ठीक है, तो हम लोग ये सेट 1 में भी देखे थे, आवृत्ति क्या होता है। आवृत्ति, ठीक है, किसी तरंग द्वारा, ठीक है, 1 सेकंड में जितना बार कंपन होता है। ठीक है, तो किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपन यानी वाइब्रेशन, ठीक है, की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो आसान सा परिभाषा है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इसमें बोलता है इसका एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ज होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ज। हर्ज का मतलब हो गया HZ। ठीक है, हर्ज होता है। क्लियर है? चलिए, इस तरीके से आपको काम करना है। तो देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? अवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? ठीक है, तो अवोगाड्रो संख्या यानी अवोगाड्रो नंबर किसको बोलते हैं, तो इसका उत्तर ऐसे लिखिएगा, अवोगाड्रो संख्या बोलते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 को। ठीक है, कोई यहाँ पे 3 भी लेता है तो दिक्कत नहीं है, 6.023 भी लिख सकते हैं और 23 भी कर सकते हैं, ये भी सही है, वो भी सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर है इसके बाद मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मोलर द्रव्यमान। तो देखिए, मोलर द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान होता है कि 1 मोल में, ठीक है, कितना द्रव्यमान है। ओके, मोलर मास यहाँ पे बोल रहा है, तो हम लोग ये जानते हैं कि जैसे 1 मोल में जो भी द्रव्यमान होगा ना, उसको हम लोग मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है, तो किसी पदार्थ के, ऐसे लिखिएगा, किसी पदार्थ के, ठीक है, 1 मोल में, ठीक है,
द्रव्यमान, जितना भी द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान के मान को क्या बोलते हैं? मोलर द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण दे दीजिए, एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर हम लोग कार्बन परमाणु की बात करें तो कार्बन परमाणु, ठीक है, का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, यानी एक मोल में कितना द्रव्यमान होता है? तो कार्बन का जो मोलर द्रव्यमान है वो है आपका कितना? 12, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट होता है ये। तो 12 ग्राम हम लोग बोलते हैं कि कार्बन का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना है? वो है आपका 12 ग्राम है। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। मतलब एक मोल में कार्बन का कितना होता है? 12 ग्राम द्रव्यमान होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट जो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है हमारा, ठीक है, कि कैनाल किरणें क्या है, ठीक है। तो कैनाल किरणें बोलिए या बोलिए आप इसको एनोड किरण, ठीक है। तो एनोड किरण होता है या कैनाल एक ही चीज़ है। तो ये क्या है इसको देखिए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका उत्तर ऐसे लिखिएगा कि एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणें, ठीक है। एनोड से उत्पन्न होने वाली धनावेशित किरणें क्या कहलाती हैं? कैनाल किरणें कहलाती हैं, ठीक है। कैनाल किरणें कहलाती हैं, ठीक है। इसको हम लोग एनोड किरण भी बोलते हैं। इसका जो खोज है वो 1886 में गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। इसकी खोज 1886 में किया गया था, ठीक है। तो 1886 में गोल्डस्टीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था, गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ये जो है ना इसी के कारण जो है वो दूसरा जो है किरण का खोज संभव हो पाया, ठीक है। और इसका जो आवेश होता है, ठीक है, इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, ठीक है। तो इन कणों का आवेश कितना होता है? आपका इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, ठीक है। इतना लिख देंगे तो काफ़ी है 2 नंबर के लिए। चलिए आगे बढ़िए। फिर ये बोलता है 2 संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो 2 संक्रामक रोग आप लिख सकते हैं, जैसे एक आप लिख सकते हैं मलेरिया आपका संक्रामक रोग है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो है आप टाइफाइड, चेचक भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चेचक लिख दीजिए, चेचक भी क्या है? ये आपका संक्रामक रोग है, ठीक है। तो 2 ही लिखना था तो 2 हो गया आपका। 7वां क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाएगा? ऐसा व्यक्ति जिसको कोई संक्रामक या असंक्रामक रोग ना हो, देखने में, ठीक है, जो है साफ सुथरा और हिष्ट पुष्ट मालूम होता हो, वह स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसे कोई संक्रामक, ठीक है, या असंक्रामक रोग नहीं हो, ठीक है। संक्रामक या असंक्रामक रोग नहीं हो तथा वह पूरी नींद लेता हो एवं कार्य करने में कुशल हो। जो भी काम वो करता है वो कार्य करने में वो कुशल होना चाहिए, कुशल हो, ठीक है।
स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? यही कहलाएगा आपका स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति, और भी डेफिनेशन हो सकता है लेकिन ये भी आप लिख देंगे तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है, ठीक है। तो मोटा मोटी तौर पे यही इसका मतलब है। अब देखिए 7 क्वेश्चन हो गया आपको, तो 7 में आपको कोई 5 ही देना था, तो जो आपको 5 अच्छा लगेगा ना वो आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो सेक्शन ए हम लोग का पूरा हो गया। आइए देखते हैं हम लोग अब सेक्शन बी को, ठीक है। देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 8, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी आपको 7 में कोई 5 ही क्वेश्चन करना है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि गतिज ऊर्जा को परिभाषित करना है और उन कारकों का उल्लेख करना है जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले भी देखे थे। क्या लिखेंगे? इसका आंसर ऐसे लिखिएगा, किसी वस्तु में, ठीक है, उसकी गति के कारण, ठीक है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है कि गति के कारण जो ऊर्जा उसमें आएगा उसी को हम लोग गतिज ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। अच्छा, गतिज ऊर्जा होता क्या है? तो गतिज ऊर्जा होता है आपका, हम लोग जानते हैं क्या होता है। गतिज ऊर्जा का मान होता है, ठीक है, क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको हम लोग, 1/2 mv² होता है, ठीक है। जहाँ m जो है वस्तु का द्रव्यमान है और v जो है वस्तु की गति है। तो बोलता है गतिज ऊर्जा किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा 2 बातों पर निर्भर करती है, ठीक है, या 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, 2 चीज़ों पर निर्भर करती है, ठीक है। किस किस पर? तो एक हो जाएगा हम लोगों का, पहला हो जाएगा m यानी वस्तु के द्रव्यमान पर, ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पर, और दूसरा हो जाएगा आपका v यानी वस्तु की गति पर, ठीक है, वस्तु की गति पर। तो अगर गति है और आपका द्रव्यमान है तो आप गतिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए m और v पर ये दोनों डिपेंड करता है। जैसा कि आपको दिख रहा है फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 12 mv² होता है, ठीक है। चलिए हो गया ये। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को परिभाषित करना है, ठीक है। तो इसका परिभाषा देखिए इसके बाद क्वेश्चन था हम लोग का अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। तो अनुदैर्घ्य तरंग बहुत अच्छा समझिए इसको। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं ना, इसका नाम इंग्लिश में क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। क्यों इसको बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि अनुदैर्घ्य जैसे है ना, तो अनुदैर्घ्य का मतलब क्या होता है? गति की दिशा। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब भी वही होता है, गति की दिशा, ठीक है। यानी जिस दिशा में, ठीक है, आपका तरंग गति करता है उसी दिशा में जो है कणों का विस्थापन होता है, ठीक है। तो अनुदैर्घ्य तरंग क्या हो जाएगा? वे तरंगें जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा में या उसके विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। इसको एल तरंग भी कहा जाता है। क्यों? एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। इसका फिगर देखिए बनाइएगा तो ऐसे बनाइएगा, मान लीजिए इस तरफ मेरा क्या हो रहा है, ठीक है, जो है इस तरफ जो है तरंग बह रहा है, तो इसमें जो इसका कण होगा ना वो इसी तरीके से इसके तरफ ही मूव करेगा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये इसी के दिशा में मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका ये क्या है? ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है ये, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। अच्छा, जबकि जो अनुप्रस्थ तरंग होता है क्या होता है? वे तरंगे जिनमें दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। तो अनुप्रस्थ का मतलब क्या हो गया? यानी ट्रांसवर्स। तो जो ट्रांसवर्स होता है वो कैसा होता है? तो देखिए वो इस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए ये मेरा जो है वो ये मेरा जो है वो तरंग का दिशा है, ठीक है। तो इसमें जो इसका मॉलिक्यूल्स होगा ना, जो इसके कण होंगे वो इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर इसमें, ठीक है, इस टाइप से, ओके।
जिसमें आपको जो है गर्त बनता है, ठीक है, तो क्रस्ट थ्रो बनता है, तो इस तरीके से ये मूव करता है। तो ये आपका क्या है, ये है आपका अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है, ठीक है। चलिए, तो हो गया ये क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 10। और 10 क्या है, 10 है आपका न्यूमेरिकल, एंड वी लव न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हम बताए थे कि हम लोग को भैया न्यूमेरिकल से प्यार है, क्यों, इसलिए कि बनने में आसान, नंबर पूरा मिलता है और बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। देखिए क्या है, जैसे आपको बोलता है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को मोल में बदलना है और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन गैस है, यानी ऑक्सीजन आपका अणु है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मोलों की ये संख्या होता है, मोल की संख्या, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है n बराबर स्मॉल m बाई कैपिटल M, ये होता है, ठीक है। तो m आपको दिया हुआ है कितना है, 12 ग्राम, ठीक है। और m जो हमको निकालना है वो यहाँ पे क्या है, वो है O2 है। तो O2 का आप निकालिएगा आणविक द्रव्यमान, यानी मोलिक्यूलर मास, ठीक है। तो O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होता है 32 ग्राम, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो n है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका m का मान रख दीजिएगा 12 और नीचे में हो जाएगा आपका 32, ठीक है। काटिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ऊपर में 4 तिया 12, नीचे में 4 8 32, ठीक है। तो 3/8 मोल हो जाएगा, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। उसके बाद बोलता है 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर, ठीक है। तो बी नंबर कैसे बनाइएगा, तो फिर से देखिए m आपको दिया है 22, ठीक है। अब कैपिटल M क्या निकालना है, तो कैपिटल M जो है हम लोगों का वो हो जाएगा CO2 का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान। तो कितना होगा, CO2 का होता है 12 और 2 गुना 16, ठीक है, यानी आपका 32। तो 32 और 12 कितना होता है, 44 ग्राम होता है, ठीक है। तो n का मान क्या आ जाएगा, तो n का मान आ जाएगा स्मॉल m बाई कैपिटल M, यानी 22/44, काट दीजिएगा तो 1/2, यानी चाहे तो आप इसको लिखिए 0.5 मोल लिखिए, हो गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। तो कितना जल्दी बन गया, मज़ा आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर फिर से देखिए क्या आ रहा है, 11 नंबर आ रहा है हमारा फिर से न्यूमेरिकल, ठीक है। 10 मोल ऑफ वाटर में कितना द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि n बराबर क्या होता है, स्मॉल m बाई कैपिटल M होता है, ठीक है। n आपको दिया हुआ है कितना है, 10 है, ये हमको दिया हुआ है गिवन, ठीक है। अच्छा, स्मॉल m ये हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। कैपिटल M तो हमको पता रहता है क्या होगा, ये हो जाएगा मेरा जल का आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान यानी मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है। तो ये कितना होता है, तो H2O का निकालिएगा तो कैसे होगा, H2O का निकालेंगे तो 2 गुना 1 और प्लस 16, यानी कितना होता है, 18 ग्राम होता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो देयरफॉर मेरा जो n है वो क्या आ जाएगा, तो n बराबर होता है m/m। तो n हमको दिया हुआ है 10, m हमको निकालना है, नीचे हो गया 18, ठीक है। तो m कितना आ जाएगा, तो m आ जाएगा आपका, गुना कर दीजिएगा तो 180 ग्राम आ गया, ठीक है। तो 10 मोल में जल का कितना द्रव्यमान होगा, 180 ग्राम होगा, ठीक है। कितना जल्दी बन गया, देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे फिर आपसे पूछ रहा है कि उदाहरण के साथ परिभाषित करना है एक संयोजकता को और दूसरा संभारिक को, ठीक है। आइए देखते हैं इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे हम लोग। देखिए इसके बाद जो हम लोग संयोजकता को डिफाइन करेंगे वो कैसे करेंगे, तो 12 नंबर में पहला क्वेश्चन था आपका संयोजकता का, ठीक है। तो संयोजकता को डिफाइन करेंगे इस तरीके से कि कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करके अपने निकटतम अक्रिय गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को प्राप्त करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को संयोजकता कहते हैं, ठीक है। तो संयोजकता क्या है, यानी वैलेंसी। जैसे कोई भी एटम है तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि हम अक्रिय गैस जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रखें, यानी इनर्ट गैस के जैसा, ठीक है। तो जैसे कोई भी है तो वो या तो कुछ इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा या कुछ इलेक्ट्रॉन को लेगा, तभी ही उसका इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या घटेगा और अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस के जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन वो किसी से लेगा या किसी को देगा
अकीरिय गैस जैसा कन्फिग्रेशन पाने के लिए उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए सोडियम। सोडियम को देखिएगा आप, तो सोडियम के पास में कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकल जाएगा तो क्या होगा, इसके पास बचेगा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा इसके पास में। तो अब देखिए, तो ये चाहेगा हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें, तो 10 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होता है आपका नियोन का। और नियोन क्या है, नियोन आपका इनर्ट गैस है। ठीक है, तो इन दोनों का कन्फिग्रेशन एक जैसा हो जाएगा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके अक्रिय गैस Na की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को प्राप्त करता है, इसीलिए Na की संयोजकता कितना होगा, 1 होगा। सोडियम का जो वैलेंसी है वो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इस तरह से आप पढ़े होंगे संयोजकता को। चलिए आगे बोलता है समभारिक क्या होता है। तो समभारिक को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए समभारिक हो गया हम लोग का आइसोबार। ठीक है, तो आइसोबार देखिए यहाँ पे है आइसोबार, है ना। ये क्या है, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या भिन्न जबकि द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, यानी ऐसा डिफरेंट एलिमेंट के जिसका परमाणु संख्या अलग अलग होगा, भिन्न होगा। ठीक है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो समान होगा, तो वो क्या कहलाता है, समभारिक कहलाता है। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, उदाहरण अगर आप दीजिएगा तो फेमस है, जैसे आप ले लीजिए आर्गन, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो आर्गन का देखिएगा, आर्गन का होता है नीचे में 18 और परमाणु जो इसका द्रव्यमान संख्या है वो 40 होता है। इसका होता है 19, ऊपर में 40 ही रहता है। कैल्शियम का भी नीचे में होता है 20, ऊपर में 40 ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो द्रव्यमान संख्या है वो सेम है, 40-40 है। ठीक है, सबका जो द्रव्यमान संख्या ऊपर में क्या होता है, ऊपर में होता है आपका द्रव्यमान संख्या बोलिए या बोलिए परमाणु द्रव्यमान, एक ही चीज़ है। ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं इसको। हाँ, तो ये सब सेम है, सबका 40-40 है, देख रहे हैं ना। लेकिन नीचे वाला जो परमाणु संख्या है वो अलग अलग है। तो नीचे में क्या होता है, नीचे में होता है परमाणु संख्या। तो ये क्या है, ये तीनों क्या कहलाएगा, समभारिक कहलाएंगे। ठीक है, ये क्या है, समभारिक। नाम भी देखिएगा तो क्लियर है। भारिक माने, सम माने क्या, सम माने हो गया समान, और भारिक माने भार, यानी समान भार वाले। तो समभारिक जो तत्व है, ठीक है, वो कौन है, वो आर्गन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है। बात फॉलो कर रहे हैं ना। ठीक है, इस तरीके से ये समभारिक हो गया। ठीक है, तो आसान है, इसको थोड़ा समझ समझ के लिखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 13। ठीक है, 13 नंबर क्या है, टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो टीकाकरण क्यों आवश्यक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग सेट 1 में भी किए थे। वहाँ पे आप किए थे इम्यूनाइजेशन। ठीक है, कि किस तरीके से जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाता है। तो टीकाकरण क्यों आवश्यक है ये आप खुद से लिखिएगा। हाँ, हम आपको समझा दे रहे हैं, आप लिखिएगा कि टीकाकरण के द्वारा हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, टीकाकरण द्वारा हमारे शरीर में उन जीवाणुओं के प्रवेश पर, उन बैक्टीरिया के प्रवेश पर रोक लगाई जाती है जो हमें बीमार कर देते हैं। ठीक है, तो हमें बीमारी से बचाने के लिए, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए टीका लगाया जाता है। ठीक है, जो हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। तो इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, तो सेट 1 में हम लोग लिखे थे इम्यूनाइजेशन, तो वो सेम क्वेश्चन है, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। ठीक है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जंतु अपनी नाइट्रोजन संबंधी ज़रूरतों के लिए वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, प्रकृति में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो वातावरण से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और इसका रूपांतरण उपयुक्त जैविक यौगिकों में करते हैं। ठीक है, यही जो प्रक्रिया है इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, बहुत छोटा छोटा चीज़ है लेकिन बहुत बेसिक चीज़ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए सेक्शन भी पूरा हो गया, तो इसमें भी हमको 7 ही क्वेश्चन दिया है, लेकिन 5 ही क्वेश्चन करना है, याद रखिएगा। तो जो सबसे अच्छा लगे उस 5 को कीजिएगा, सबको लिखने का कोशिश मत कीजिएगा, फालतू का टाइम जाएगा, आपको सिर्फ नंबर चाहिए। ठीक है, तो 5 जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है उसको कीजिए। और न्यूमेरिकल अगर आपको अच्छा लगता है तो न्यूमेरिकल में टाइम कम लगता है, नंबर पूरा मिलता है, न्यूमेरिकल का तैयारी करके रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में। तो चलिए सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्या है
बोलता है कि आप बताइए कि यांत्रिक ऊर्जा क्या है, यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं, और 15 केजी द्रव्यमान की वस्तु है, 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा किसको कहते हैं, इसको हम बगल में लिखे हैं यहाँ पे, किसी वस्तु में विद्यमान इसकी गति और स्थिति के कारण ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यानी कोई वस्तु है तो उसमें उसका जो गति है या उसका जो स्थिति है उसके कारण उसमें एक ऊर्जा रहता है संचित। ठीक है, तो उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा मिला करके। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी वस्तु में, ठीक है, उसकी स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा के योग को क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्य करने के लिए किसी वस्तु में विद्यमान गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखिएगा या ऐसे लिखिएगा, या ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या कि कार्य करने के लिए ठीक है, किसी वस्तु में विद्यमान, यानी उसमें मौजूद, ठीक है, किसी वस्तु में विद्यमान गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बोलता है कि इसके दो प्रकार कौन कौन है, तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे पता चल रहा है यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार कौन कौन है, एक होता है स्थितिज और दूसरा होता है गतिज। ठीक है, तो पहला होता है आपका स्थितिज ऊर्जा और दूसरा कौन होता है, दूसरा होता है हमारा गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद एक न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है, बोलता है कि 15 किलो द्रव्यमान है, तो ऐसे लिखिएगा कि गिवन है क्या कि m का मान है 15 किलो। ठीक है, और जो वेग है v वो है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका गतिज ऊर्जा कितना होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा कितना होता है, हाफ mv² होता है, तो वैल्यू डाल दीजिए 1/2, m आपका हो गया 15 और v4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2 8 16 हो गया। ठीक है, 15 8 कितना हो जाएगा 120। इसको लिखिएगा जूल में, चूँकि एनर्जी का जो इकाई है वो जूल होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल तो बहुत आसान होता है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल भी है, तो आपको आराम से इसमें जो है 5 नंबर मिल जाएगा। इस तरीके से आप आराम से लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोलता है, समान मनुष्य के कानों के लिए, है ना, कान के लिए श्रव्यता परास क्या है। ठीक है, यानी ऑडिबिलिटी रेंज फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन ईयर, यानी हम जो अपना कान से सुनते हैं ना, तो हम कितना रेंज तक के फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिएगा बहुत धीमा साउंड भी है, मतलब कि एकदम कोई हल्का सा अगर ये फड़फड़ा रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा, और बहुत ज़्यादा साउंड भी है तो भी आप नहीं सुन सकते हैं। तो एक रेंज है जो हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, वो पूछ रहा है, तो वो होता है कितना, वो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, क्लियर है, कितना होता है, बोलिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए 16 नंबर को यहाँ पे लिखिएगा। हाँ, 16 नंबर सामान्य मनुष्य का पूछा है ना, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए, ठीक है, के लिए श्रव्यता यानी ऑडिबिलिटी परास क्या होता है 20 हर्ट्ज, ठीक है, से 20,000 हर्ट्ज
ठीक है, तक का तक होती है, ठीक है, मतलब कि ऑडिबिलिटी रेंज इसी को बोलते हैं, तक की आवृत्ति होती है, तक की आवृत्ति वाली ध्वनि होती है, ठीक है, ध्वनि ऐसे लिखिएगा, तक की ध्वनि होती है, यानी इतना साउंड आप सुन सकते हैं, ठीक है, इतना हर्ट्ज का साउंड को आप सुन सकते हैं। इससे कम 20 हर्ट्ज से कम और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा आप नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोलता है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। देखिए, तो ये बहुत आसान है इसका, कि तो बहुत आसान है ना। जो आवृत्ति होता है वो क्या होता है, जो आवृत्ति होता है वो होता है 1 सेकंड में कंपन की संख्या, ठीक है। क्या होता है, 1 सेकंड में कंपन की संख्या, कंपन की संख्या, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो 100 हर्ट्ज का मतलब क्या है, 100 हर्ट्ज का अर्थ है, क्या अर्थ है, अर्थ है कि, ठीक है, ध्वनि स्रोत 1 सेकंड में 100 बार कंपन करता है, ठीक है, 100 बार कंपन करता है, यही इसका अर्थ हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई 1 मिनट में कितना करेगा, ठीक है। देयरफॉर 1 मिनट में, 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितना बार करेगा, तो 60 गुना 100, ठीक है, यानी 6000 बार कंपन करेगा, ठीक है। तो इससे आपको कंपन लिखिएगा, कंपन करेगा, यही आंसर हो गया। तो 6000 बार कंपन करेगा, ठीक है ना, वो तो बहुत आसान है। चलिए, तो ये हम लोग का हो गया, छोटा क्वेश्चन था लेकिन आपको बड़ा क्वेश्चन में दिया है, तो ये 5 नंबर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें 2 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक है। क्या क्या है, एक आपको पूछता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करें, ठीक है। और दूसरा ये है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इसमें प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कण, यानी जो 3 सब पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसका जो है डेटा बताना है कि इसमें कितना होता है, ठीक है। देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, ठीक है। देखिए तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या किए हैं, टेबल बना दिए हैं, ये लिखे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे आपका न्यूट्रॉन है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन में लिखिएगा ये ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है, ऋण आवेशित होते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, ये धन आवेशित होते हैं। और न्यूट्रॉन ये उदासीन होते हैं, ठीक है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। दूसरा ये है इलेक्ट्रॉन में कि ये परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते रहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन क्या है, ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन आपका नाभिक में ही रहता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन क्या है, ये हाइड्रोजन के अलावा बाकी सभी परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितना भी परमाणु का नाभिक होता है, न्यूक्लियस, उसमें न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या लिखिएगा, तीसरा नंबर में लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 भाग होता है, ठीक है। कितना हल्का होता है सोच लीजिए, है ना। जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है, ठीक है, तथा यह न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के समान होता है। फिर न्यूट्रॉन में लिखिएगा कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 इकाई लिया जाता है तथा यह प्रोटॉन के द्रव्यमान के समान होता है, ठीक है। चौथा ये लिख दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई के ऊपर माइनस, यानी इस पर माइनस चार्ज होता है, से सूचित करते हैं। प्रोटॉन को हम लोग P+ से सूचित करते हैं और न्यूट्रॉन को N0, चूँकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, से सूचित करते हैं, ठीक है। इस तरीके से सारणीबद्ध कर दीजिएगा। फिर आपको जो नेक्स्ट पूछ रहा था B नंबर कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। तो ये जो समस्थानिक है,
इसका टेबल देखिए ऐसे बनाइएगा। सूचक क्या होता है, इसका H होता है, इसका D होता है, इसका T होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, फिर ये है आपका प्रोटॉन की संख्या और ये है न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। ये लिखना तो बहुत आसान होता है। इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या। तो नीचे में देखिएगा तो नीचे में तो हाइड्रोजन का भी 1 होता है, ड्यूटेरियम का भी 1 होता है और ट्रिटियम का भी 1 होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़े थे सेट 1 में भी, यहाँ भी वही चीज़ है। तो तीनों का इलेक्ट्रॉन का संख्या तो 1 ही रहेगा, प्रोटॉन का संख्या भी परमाणु संख्या के बराबर होता है तो ये भी 1 रहेगा। और न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला में नीचे वाला को माइनस करते हैं, ठीक है। मतलब जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या, उसमें क्या करते हैं, उसमें हम लोग माइनस कर देते हैं परमाणु संख्या को, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला परमाणु संख्या। तो 1 में 1 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 0। 2 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1। 1 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 2। 3 में 1 को माइनस करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। ये न्यूट्रॉन का संख्या हो गया। यही टेबल आपको बनाना है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए हम लोग कौन सा क्वेश्चन था। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आपको कि मृदा का जो निर्माण है ना, मिट्टी का जो निर्माण है, उसका प्रक्रिया को विस्तृत रूप से समझाना है, मिट्टी का निर्माण, ठीक है। देखिए मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं, मिट्टी का निर्माण देखिए यहाँ पे है, देखिए ये है मिट्टी का निर्माण, ठीक है। तो मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, लिखा हुआ है, इसी को नोट करना है आपको। देखिए जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया है वो इस प्रकार से होती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम अपक्षय की प्रक्रिया से शुरू होती है, ठीक है। अपक्षय या अपरदन के कारकों का चट्टानों में विघटन होता है। चट्टान के अपक्षयित पदार्थों के रंध्रों में कुछ वायुमंडलीय गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का समावेश हो जाता है। वर्षा वाले क्षेत्रों में इन रंध्रों में जल प्रवेश कर जाता है, जिससे इनमें कई निष्कृष्ट पौधे जैसे काई, लाइकेन उगने लगते हैं, ठीक है। इन निक्षेपों के अंदर कई सूक्ष्म जीव भी आश्रम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, फिर जीव एवं पौधे के मृत अवशेष, ठीक है, जीव एवं पौधे के मृत अवशेष ह्यूमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। प्रारंभ में सूक्ष्म घास एवं फर्न की वृद्धि होती है, बाद में पक्षियों द्वारा लाए गए बीजों एवं वृक्ष एवं झाड़ियाँ उगने लगते हैं, ठीक है। पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। बिल बनाने वाले जानवर कणों को ऊपर लाते हैं, जिससे पदार्थों का अंबार छिद्रमय एवं स्पंज की तरह हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः परिपक्व खनिज एवं जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। तो जो मिट्टी का जो निर्माण है वो आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, जिसको हम आपको बताएं, ठीक है। और अगर बुक का लैंग्वेज में देखिएगा तो यही होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन देखिए, तो अंतिम क्वेश्चन जो है वो है आपका संक्रमण के कारक लिखना है और उसके बचाव के उपयोग को लिखना है, ठीक है। संक्रमण का क्या कारक है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको लिखे हैं, देखिए ये हो गया, ये गया संक्रमक के कारक एवं उसके बचाव, ठीक है, के उपायों को लिखें, ये क्वेश्चन था। तो देखिए उत्तर क्या है, संक्रमण के प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं, यानी संक्रमण जिसकी वजह से होता है, जिसके थ्रू होता है, उसमें एक है आपका बैक्टीरिया, ठीक है, दूसरा है आपका वायरस, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है फंगल ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग फंगी भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो इन सारे चीज़ों के ट्रांसमिशन से ही संक्रमण होता है, यानी इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अब इससे बचाव का क्या तरीका है, तो अभी हम लोग जो है कोरोना वायरस से गुजरे हैं, तो बचाव तो हम लोग को याद हो गया है, इतना बार बताया गया है। पहला ये है कि भाई बार बार हाथ धोइए, ताकि आपका हाथ से ही खाना के थ्रू मुंह को छूने से, नाक को छूने से क्या होता है, ये आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा ये है कि निजी स्वच्छता, इसको स्वच्छता लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, ठीक है, निजी स्वच्छता, ठीक है, से जुड़ी अच्छी आदतें अपनाएं, ठीक है। मैंने जो साफ़ सुथरा रहने का तरीका है, साफ़ सुथरा रहिए, घर को साफ़ रखिए, रूम को साफ़ रखिए, कचरा को जो है सूखा को सूखा जगह, गीला को गीला जगह, इस तरह का जो भी अच्छा आदत है उसको अपनाइए, ठीक है। तीसरा क्या है,
रोगी से जुड़े स्थानों को साफ रखें। जहाँ पे रोगी रह रहा है, जो रोगग्रस्त है, तो उसको साफ सुथरा रखिए उस जगह को, ठीक है। चौथा, रोगी या रोग वाले स्थान के संपर्क से बचें, है ना, उसके पास नहीं बैठना है, नहीं उठना है, वहाँ पे उस जगह पे भी नहीं जाना है। पांचवा ये कि टीकाकरण कराना है, ठीक है। छठा ये कि बीमार होने पर फ़ौरन डॉक्टर से मिलना है। और सातवां ये कि जागरूक रहना है। जागरूक का मतलब कि पढ़ते रहिए, हमेशा देखते रहिए क्या अपडेट है, कहाँ पे किस तरह का माहौल है, ठीक है। और आपको बचाते रहिए, तो इस तरह का जागरूकता से भी आप बचे रहेंगे, ठीक है। तो ये कोरोना में आपको अच्छे से समझा दिया गया था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि आपको इसमें 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना था। तो मिट्टी वाला क्वेश्चन अगर आपको भारी लगेगा, या जो भी इसको क्वेश्चन भारी लगेगा कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि जो आसान क्वेश्चन है उसी को बनाइए, ठीक है। तो 5 में आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना है, तो सब तो बनाना नहीं है, तो आसान को चुन लीजिए और उसी को बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है। और अच्छे से याद कर लीजिए, सारा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खासकर ये जो बायोलॉजी का आसान क्वेश्चन है जो है, ठीक है, संक्रमण क्या है, बचाव कारक, ये तो बहुत लॉलीपॉप टाइप का है। पहला सेट में भी क्या था, जल चक्र था, तो कितना आसान था। ये सबको अच्छे से कर लीजिए। और जो न्यूमेरिकल वगैरह रहता है तो बहुत इजी रहता है, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आपका जो 40 में 40 लाने का टारगेट है वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये भी सेट आपका कंप्लीट हो गया, सेट 2। तो सेट 3 हम लोग फिर लेके आएंगे। तब तक आप सेट 1 सेट 2 का रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। मैथ का भी सारा सेट आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अच्छे से समझ में आ गया तो देखिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, तक इससे हमको पता चलता है कि आप इसको देख लिए हैं, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं तो ये अच्छा नहीं है। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आप क्लास 9th में हैं, ठीक है। 10th 11th 12 जब तक आप पढ़ेंगे हम आपको पढ़ाते रहेंगे। बहुत वीडियोज़ है और काफ़ी हम अपलोड करते रहते हैं। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आपको फ़ौरन मिल जाएगा, ठीक है। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। जितना शेयर करेंगे, जितना ज्ञान को बांटेंगे, उतना बढ़ेगा, ठीक है। और कोई भी अगर आपको इश्यू हो ना तो कमेंट कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो, कुछ पूछना हो तो हम आपको कमेंट को देखेंगे तो उसका उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।